सो वेलकम टू द चैनल। और प्रवीण के साथ हम थर्ड वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकी स्टोरी करियर ट्रांजिशन से, कि अगर आप एकेडमिक में हैं, पीएचडी किए हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांजिशन टू द इंडस्ट्री, आप क्यों ट्रांजिशन करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे इनकी स्टोरी और इनका एक्सपीरियंस क्या है। तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीफली बताएं। हाँ, मैं सीनियर बायोइन्फॉर्मेटिशियन हूँ एस्ट्राजेनिका में। हाँ, पीएचडी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से कंप्लीट किया है। हाँ, पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। सो पीएचडी के तुरंत बाद आप इंडस्ट्री में आ गए? तुरंत मैं नहीं कहूँगा, उसमें एक कोविड का थोड़ा सा रोल प्ले हुआ, क्योंकि जहाँ भी हायरिंग के लिए मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह स्केड्यूल थे, तो जैसे मैं नवंबर के लास्ट वीक में 2019 में ग्रेजुएट हुआ हूँ और दिसंबर जनवरी में कोविड आ गया। ओके। तो उससे पहले एक दो इंटरव्यू हुए थे जहाँ नहीं हुआ, लेकिन फिर था कि मैं कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, बट बाकी जगह एक इंटरव्यू दो इंटरव्यू होके सारे इंटरव्यूज कैंसिल हो जा रहे थे। So, उस टाइम पे आप उसी लैब में? हाँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पीएचडी एडवाइजर। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, और हम और आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं वर्क फ्लो डेवलप कर रहा था और चीज़ें कर रहा था। तो उनका ये हुआ कि ठीक है, तो कुछ दिन आप पोस्ट डॉक कंटिन्यू कर लो। बट आपका पहले से क्लियर था कि हमको पीएचडी करके इंडस्ट्री में जाना है? हाँ, ओके। ये क्लियर हो गया था आई थिंक आफ्टर 2 or 3 years थ्रू पीएचडी। क्यों डिसाइड किए कि नहीं हमें इंडस्ट्री में मूव करना है? मोटिवेशन 2-3 लेवल का हो सकता है। हाँ, सबका। जैसे मैंने पीएचडी तक मैंने केवल एकेडमिक रिसर्च देखा था, ठीक है, और फिर कलीग कह लूँगा जो जॉन हॉपकिंस में थे, वो इंडस्ट्री में मूव कर चुके थे, तो उनसे कभी कभार बात होती थी, तो ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरा परसेप्शन था ना कि एकेडमिक्स में जो रिसर्च होता है और जो इंडस्ट्री में रिसर्च होता है, या इंडस्ट्री में रिसर्च नहीं, वहाँ पर बस आपसे फोकस्ड काम कराया जाएगा, और ऐसा कि उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा काफी बिलीव रहता है कि एकेडमिक जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अपना रिसर्च है, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, वी नो द प्रॉब्लम। इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं लोग, ऐसा बिलीव रहता है। तो वहाँ एक थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं, एकेडमिक्स में जैसे हम रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्री में भी वैसे ही रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, और वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको अपनी जिंदगी जीने दी जाती है। यू हैव अ लाइफ टू लिव। तो वो एक चीज लगा कि, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, ये बहुत बुरा तो नहीं है, क्योंकि एकेडमिक्स में रहेंगे, क्योंकि फिर वो पोस्ट डॉक का साइकिल होता है, और फिर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर आपको फंडिंग लानी होती है, तो आप ग्रांट्स लिखते हो, और मेरी राइटिंग और इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी एक रियलाइजेशन आया था कि मैं ग्रांट लिख पाऊंगा, वैसे लिख लेते हैं लोग। हाँ, और वो भी एक बॉटलनेक सिचुएशन है। अगर देखें तो बहुत सारे पोस्ट डॉक आते हैं, पोजीशन बढ़ नहीं रही है, सर्टेन नंबर ऑफ पोजीशन है, ग्रांट रेट 5% से कम होता है। हाँ, और ये हो जाता है कि काफी पोस्ट डॉक्स इस साइकिल में 10 साल रहते हैं, सालों साल रह जाते हैं। हाँ, जैसे मैंने 8 साल खुद गुजारा हुआ है। तो इसलिए मेरा उसके बाद फिर ये था कि हाँ, इंडस्ट्री में मैं फार्मास्यूटिकल में जाऊंगा, वो वही काफ़ी चीज़ें हुई जो मैं फिर लगा कि नहीं, मुझे फार्मास्यूटिकल साइड ही जाना चाहिए। एक चीज़ आप बताना नहीं चाह रहे होगे, बट डेफिनेटली में पॉइंट, क्या कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन भी था? हाँ, नहीं, वो डेफिनेटली था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एकेडमिक्स रिसर्च मुझे पसंद है, और वही चीज़ मुझे फार्मास्यूटिकल में मिल रही है, और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। दूसरा चीज़ था कि जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था यूएस के अंदर, तो काफ़ी लोग इंडिया से आ रहे थे मेरे पहचान के, जो पोस्ट डॉक करने आ रहे थे। तो मैं जब शुरुआत में मैं देखता था, तो देखता था कि यार, इनकी सैलरी मेरे से डबल है, तो ये कितना अच्छा लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन जब मैंने रियलिटी देखा, उनके पास जाकर उनके घर जाके, हाँ, तो ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पोस्ट डॉक वाला जो एक काइंड ऑफ बंध जाते हैं लोग, जहां पे ना तो आप प्रॉपर स्टाफ हो, आपको स्टाफ बेनिफिट्स नहीं मिलते,
ना ही आप प्रॉपर स्टूडेंट कंसिडर होते हो कि आपको अदर बेनिफिट्स मिल पाए। अब बीच में रहते हो, तो आप बीच में रह जाते हो, तो उसको तोड़ के निकलने में काफी टाइम लग जाता है लोगों को। तो इसलिए मुझे ये भी हो गया था रियलाइजेशन कि ये पोस्ट डॉक के साइकिल में शायद मुझे नहीं फंसना है। तो फाइनेंशियल एक मोटिवेशन था भी, क्योंकि मैं पीएचडी स्टूडेंट होते हुए और मेरी शादी हो चुकी थी, तो फाइनेंशियल बर्डन भी था। तो बस मेरा इतना होता था कि सैलरी आई और महीने तक मेरा उतना चल जाता था, वो भी मतलब मैं अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूँ, कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं, कहीं नहीं जाना है, घूमने भी नहीं जाना है, तो कुछ नहीं करके मेरा एकदम नेक टू नेक चल जाता था। तो शुरुआत में लगता था अच्छा पोस्ट डॉक हो जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन रियलाइज हो गया कि नहीं, अगर मुझे एकेडमिक्स रिसर्च फार्मास्यूटिकल या ऐसे भी मिल जाता है इंडस्ट्री में और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। क्या डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया एज ए पीएचडी स्टूडेंट, एज ए एकेडमिक रिसर्चर, एंड जब एस्ट्राजेनेका में आए एज ए सीनियर साइंटिस्ट, यहाँ पे भी रिसर्च कर रहे हो फार्मा में, कितना डिफरेंस है? हाँ, तो यहाँ पे एक फर्क जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कि एकेडमिक रिसर्च हम रिसर्च को पुश करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि अच्छा इसमें ये हमें पता है, इससे आगे और क्या जान सकते हैं, है ना। और जो इंडस्ट्री का फोकस होता है वो होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये अगर हम करेंगे तो इससे फाइनेंशियल, ऑब्वियसली कंपनी को भी सर्वाइव करना है, तो कंपनी तभी सर्वाइव करेगा जब कोई भी रिसर्च या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे कोई बेनिफिट जनरेट हो, फाइनेंशियल ये हो या तो, हमारा जो ड्रग डिस्कवरी का टारगेट है उसको मीट करे। हाँ, मीट करे, तो इवेंचुअली वो कहीं जाके कुछ प्रोडक्ट बन पाए। तो हमारा जो भी रिसर्च ओरिएंटेशन होता है वो पहले शुरू होता है वाई से, कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और वो बहुत इवैल्यूएट किया जाता है शुरुआत में ही कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस किया है कि कई बार क्या होता है कि हम एकेडमी में रिसर्च कर रहे हैं कि हमारा इस चीज़ फाइंड कर रहे हैं, कोई भी टारगेट है वो, अच्छा कुछ बीच में मिल गया तो ये भी कर ले रहे हैं, कुछ एक बीच में कोई नई चीज़ आ गई अनएक्सपेक्टेड तो भी कर ले रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमने बोला चलो ये भी कर लेते हैं, शायद इस पे एक अच्छा पेपर, क्योंकि एकेडमिक्स का जो एक तरह से करेंसी है, जो एक मेरे पुराने एडवाइजर हैं वो कहते थे कि द करेंसी इज पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, तो एकेडमिक्स का करेंसी वो है। तो हम उसके लिए काम करते हैं, तो अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है तो हम ये कर लेते हैं, तो एक पेपर आ जाएगा, है ना, शायद इससे रिलेटेड फंडिंग आ जाए। तो जैसे फार्मास्यूटिकल में एस्ट्राजेनेका के साथ है, तो वहाँ पे ये रहता है कि अच्छा पेशेंट्स को हम कैसे हेल्प कर पाए, है ना, हमारा जो एक गोल है वो ये भी है कि हम पेशेंट्स को पहले पुट करें, है ना, और हर चीज़ जो भी हमारा डिसीजन होगा वो बेस्ड ऑन समवेयर उसी एरिया में होगा कि ताकि एट द एंड पेशेंट्स को हेल्प हो, जो हम दवाई बनाए वो पेशेंट्स को हेल्प करे। वर्क कल्चर कैसा है इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल ट्रीट एज ए टीम वर्क और द पेस ऑफ वर्क? आई थिंक यहाँ चूँकि बहुत फोकस्ड रहता है तो हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ डिलीवर करनी है और इस टाइम पे इस टाइम पे करनी है, क्योंकि ईयर टू ईयर हमारा कंपनीज के अंदर भी काफ़ी हायरार्की होती है जहाँ हमारी फंडिंग और वो होती हैं जो हमें ईयरली रिव्यू करनी होती है। एकेडमिक्स में आई थिंक वो होता है, बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, जहाँ पे हमारा 5 साल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पहले साल की फंडिंग आ गई, जहाँ हमने डिफाइन किया है कि ये हमें करना है और फिर उस पर हम पेपर और वो लिखते हैं, वो होता है। बट आई थिंक इंडस्ट्री में थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा फास्ट पेस्ड या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, डेफिनेटली मैं डिफरेंट एरिया में किया हूँ, मेरा R&D वाला कम है बट क्लाइंट डिलीवरी वाला ज़्यादा है, तो मैं अगर तो और ज़्यादा फास्ट है हमारा तो कहीं ना कि जो मैं काम 1 या 2 दिन में एकेडमिक में मतलब एक हफ्ते में करता था एकेडमिक में, वो इंडस्ट्री में 2 दिन में हम करते इतना फास्ट। इवन मैं जब इंडिया में था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहाँ का काम और पीएचडी मूव किया तो भी एक्सपीरियंस किया, जब पोस्ट डॉक के बाद इधर मूव किया हूँ तो भी ये मुझे से काफ़ी फास्ट है। एंड कभी कभी लगता है कि उतने टाइम में हम कभी कभी हम लोग एकेडमिक में बैठते हैं अब्स्ट्रैक्ट लिखने, तो 2 दिन अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, 250 वर्ड्स का अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, यहाँ पे 5 पेज की रिपोर्ट काम कर भी रहे हैं और आज ही रिपोर्ट भी लिख गई फिगर के साथ भी।
फर्स्ट ये हम जैसे कैरियर ग्रोथ वाइज क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपको पता है उसमें कि हम पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करते हैं। पोस्ट डॉक में भी बहुत रेयरली कोई 3 इयर्स बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। अभी सिचुएशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, अदरवाइज आफ्टर 5 ईयर एंड मोस्ट ऑफ पीपल लाइक इन फॉर 10 ईयर। सो जितना आप मेहनत करते हो, जितना एफर्ट डालते हो, कैरियर ग्रोथ क्या है एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री? अब यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया आप, तो हाँ। आपको कैसे दिख रहा है फ्यूचर? तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप जो है ना वो लैडर जल्दी क्लाइंब कर सकते हो कंपेयर टू एकेडमिक्स। जैसे और इसका कोई टाइम डिफाइंड नहीं है कि आपको 4 साल बाद ही प्रमोशन मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको 2 साल में मिल जाए, 1 साल में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं और कितना रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं और कितना आप पुश कर रहे हो चीज़ों को, कितना आप लोगों को गाइड कर पा रहे हो, कितना आप इनपुट दे रहे हो प्रोजेक्ट्स में। तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं टुवर्ड्स आपका प्रमोशन। तो वो इस पे डिपेंड करता ही नहीं है कि अच्छा आपने अभी इतने साल ही हुए हैं तो आपको अभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा चीज़ लोग ये भी करते हैं कि इंडस्ट्री में आप आज यहाँ पे हो, अगर आप कंपनी स्विच कर लो तो आप हो सकता है उसके ऊपर वाले लेवल पे आ जाओ। और चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पोजीशंस इतने लोगों को मिल नहीं रहे हैं, लोग उस पोजीशंस को फिल करने के लिए। एक्सपीरियंस हो तो आपकी बहुत डिमांड है। हाँ, तो इंडस्ट्री में जब आप जा रहे हो और स्विच कर रहे हो तो आप वो लैडर भी जल्दी क्लाइंब करते हैं। एकेडमिक्स में एक उनका सिस्टम है कि ये करने के बाद आप ये करोगे, फिर ये करोगे, तभी आप बाकी अगर एकेडमिक साइड में देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या उसी का जॉब है। कई जगह या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अब कोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सिस्टम आ गया है। तो हो ये रहा है कि लैब जो है खुद बायोइन्फॉर्मेटिशियन को नहीं हायर करके यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स सिस्टम बना दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी वाइड जितने भी लैब्स हैं जिनको भी सपोर्ट चाहिए वो उनसे प्रोजेक्ट लेंगे और वो अपना हायर करेंगे, जितने भी बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को हायर करना है तो आप उसके लीडर बन सकते हो या डायरेक्टर या जो भी। तो वो है, बट उसमें भी आई थिंक एक काइंड ऑफ हायरार्की है जो आपको क्लाइंब करना होगा। सो यहाँ पे करियर ग्रोथ पे बात करते हैं, एक चीज़ और इस पे बात करते हैं। जैसे काफ़ी एज ए जो इमिग्रेंट आते हैं इंडिया से, डिफरेंट कंट्री से, जिसकी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है, हम लोग काफ़ी लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम। और ये देखते हैं कि एकेडमिक में अगर आपकी अच्छी ग्रांट राइटिंग स्किल नहीं है और यू डोंट नो हाउ टू मेक ए ग्रेट रिसर्च स्टोरी, सो इस हार्ड हो जाता है मिलना। सो वो हमें डेफिनेटली इफेक्ट करता है ग्रो इन द एकेडमिक लैडर। बट अगर सिमिलर आपका जो रहा एक्सपीरियंस, वो कितना इफेक्ट करता है यहाँ पे? उसके बावजूद अगर मुझे एकेडमिक्स में ही रहना होता और अगर मेरे पास बहुत ही अच्छा रिसर्च आइडिया है तो डेफिनेटली अफेक्ट करता है, क्योंकि आप खुद एक इनिशिएटिव लेने से पहले आप बहुत कई बार हेजिटेट होते हो, या आप एक पैराग्राफ लिख के फिर उसको मिटा देते हो और फिर दोबारा लिखते हो या कई बार एडिट करते हो, तो वो प्रोग्रेस आपका भले आप उसको ग्रांट लिखने में स्लो कर दो। लेकिन यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको आप रीच आउट कर सकते हो। आप एक ड्राफ्ट लिख लो एंड देन वो आपकी हेल्प करते हैं जो भी आपने लिखा है उसको रिफाइन करने में फॉर ग्रांट पर्पसेस। तो वो हर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट हो सकता है, केवल वो ग्रांट पर्पसेस ही करते हो। कई जगह आप पेपर लिख रहे हो तो भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे रिफाइन करने में। तो आई थिंक ये सर्विसेज आई थिंक काफ़ी यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गई हैं। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है, स्पेशली हम लोग जितना ज़्यादा आप वोकल हैं, एक्सपर्ट हैं राइटिंग में, स्पीकिंग में, ऑलवेज हेल्प करता है। बट इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम लोग एज ए इमिग्रेंट है और हमारी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बट अगर उतना ही एक्सपीरियंस एकेडमिक में है और उतना ही एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में है तो कितना मैटर करता है इंडस्ट्री में, या क्या यहाँ पे
अच्छे से ग्रो कर सकते हो? स्टिल अगर इंग्लिश वीक है तो इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर ग्रांट राइटिंग पे नहीं, या कुछ लिखने पे आपको लिखना पड़ता है। यहाँ भी आप रिपोर्ट्स लिखते हो, प्रेजेंट करते हैं, जो तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा स्किल है वो। अगर लिखना भले ही थोड़ा ये है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो वो काफ़ी बेनिफिट करता है यहाँ। लेकिन अगर राइटिंग की बात करें और तो उतना अफेक्ट नहीं करता जितना एकेडमिक्स में है ना, क्योंकि वहाँ आपको लिखना ही लिखना है ग्रांट, और अगर ग्रांट पैसे नहीं आए हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटी भी आपको पुश करती रहती है कि यार और ग्रांट लाओ और ग्रांट लाओ। यहाँ पे आपको वो नहीं है, यहाँ आपको रिपोर्ट्स लिखने हैं, है ना, जो भी आपने रिसर्च किया उसका रिपोर्ट लिख करके आपको कम्युनिकेट करना होता है साइंटिस्ट से, या फिर प्रेजेंटेशन बना के उनको प्रेजेंट करके दिखाना होता है कि भाई ये किया है, इसका ये मीनिंग हो सकता है। तो मोर रिलेटेड टू वर्क, तो मोर रिलेटेड टू वर्क है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे जितना क्रिटिकल है यहाँ भी है, बट मैं कहूँगा उतना नहीं है जितना स्टिल यू कैन ग्रो। एंड डेफिनेटली जितने जब हायर पोजीशन पे जाते हो, डेफिनेटली यू कैन नॉट एस्केप कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज ये है कि लोग थोड़ा समझते भी हैं कि आप इमिग्रेंट हो, भले आप टूटी फूटी ही बोल रहे हो, लेकिन अगर आप अपने मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो यहाँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं करता। यहाँ तक कि नेक्स्ट आपको और प्रमोट ही करते हैं। हाँ, कि अभी तुम्हारी जैसे मैं बोलता हूँ किसी को, भाई मेरी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बोलते हैं कि स्टिल यू आर डूइंग रियली ग्रेट। अभी नहीं आता है पूरी तरह से, फिर भी टीम पे मल्टीटास्किंग और क्या बोलते हैं, टीम इन्वायरमेंट में काम करना। जैसे हम लोग रिसर्च में रहते हैं, अच्छा हमारे प्रोजेक्ट है, हम काम कर रहे हैं, कुछ लोगों से डील कर रहे हैं और कुछ कोलैबोरेटर से, एंड देन हम लोग टीम पे आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं तो मल्टीपल टीम आ जाती है, फिर लॉट ऑफ टाइमलाइन आ जाती है इंजीनियरिंग का, और ये टीम वो टीम। सो हाउ यू एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू थिंक एंड कितना डिफरेंस है? एकेडमिक रिसर्च में ये रहता है कि जब आप पोस्ट डॉक होते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो करता धरता सारे आप ही होते हो। अब आप किसको कहाँ रीच आउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री में काफ़ी जो गोल होता है वो ग्लोबल होता है, कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए। तो भले आपको प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन मान लीजिए आप कभी प्रेजेंट कर रहे हो तो कई बार हो सकता है कोई और ही आ जाए कि अरे प्रवीण तुम ये करना चाह रहे हो तो फलाने ने ऐसा कुछ किया था जो इसमें हेल्प करेगा, या इससे काफ़ी मीनिंगफुल एनालिसिस होता है, तो क्यों ना उससे। तो वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी होता है इंडस्ट्री में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। या फिर मुझे ही अगर कुछ चाहिए तो मैं डायरेक्टली किसी को भी रीच आउट कर सकता हूँ कि भाई मैंने देखा था तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन, तो ये वाला पार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। और बड़े हैप्पीली लोग ये कर देते हैं, या तो कोई जैसे भी वो हेल्प करना चाहे वो हैप्पीली वो बिल्कुल ये करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा डाटा चुरा लेगा, मेरे नाम नहीं देगा पेपर में। सारा चीज उनका वो तो कंपनी का है, तो उनको एक क्या कहूँ कंबाइंड ग्रोथ देखना होता है एंड सबको मिल के डिलीवर करना है ऑन टाइम। एक चीज़ इस पे हम जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस वही जानना चाह रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस, कि जैसे हम लोग कई बार अच्छा पब्लिकेशन छापना है, इम्पैक्ट फैक्टर, अच्छा राइटिंग, अच्छा फिगर करना, टू मेक इट लाइक परफेक्ट, कई बार हम लोग बहुत डिले कर देते हैं। परफेक्शन या डिलीवरी ऑन टाइम, ये सब कितना डिफरेंस लगा आपको इंडस्ट्री वर्सेस एकेडमिक, एंड क्या आप लाइक किए या अनलाइक किए, मतलब अच्छा नहीं लगा? तो मेरा एक तो मेरे जो यहाँ सुपरवाइजर है उनका एक बड़ा अच्छा कोट है, परफेक्शन इज एनिमी ऑफ गुड। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये होता है कि हमारा फोकस हर चीज़ को बहुत सुंदर दिखाना नहीं होता है, हमें जो एक्चुअल रिजल्ट दिख रहा है वो प्रेजेंट करना होता है। और अगर वो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। और अगर कोई अच्छा रिजल्ट है तो फिर आगे एफर्ट लगा के या तो हम उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं,
और अगर पब्लिकेशन में जाने लायक है तो फिर हम पब्लिकेशन में भी, तो कंपनी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते या कुछ वैसा, आप पब्लिश भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि हम परफेक्ट बनाने के पीछे डिलीवरी ऑन टाइम नहीं करें। हाँ, तो वो मुझे भी यही लगा कई बार मेन फोकस होना चाहिए कि हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने पब्लिकेशन में बहुत सुंदर फोटो तो नहीं डाला, लेकिन वो मैसेज कन्वे कर रहा है तो दैट शुड बी ओके। लेकिन मान लीजिए हमने ये भी नहीं करना चाहिए कि हमने फोटो ऐसा डाल दिया कि अब उससे मैसेज ही नहीं डिलीवर हो रहा है या फिर वो रीडेबल ही नहीं है, तो वो फिर अलग केस हो जाए। हम लोगों को एज ए PhD करते हुए रिसर्च छापते हैं, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस वर्क से कि ऐसे लगता है कि हमारी करेंसी पब्लिकेशन हो गई। अब ऐसा लगता है बस पब्लिकेशन इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली उतना पब्लिकेशन तो नहीं एकेडमिक की तरह आता है, और मेरे जैसे एरिया में आ गए तो 0 पब्लिकेशन आएगा। तो वो कितना आपको लगा कि कितना ट्रू है जो लोग हम लोग इस तरह सोचते हैं, क्या नहीं ट्रू है? तो पब्लिश करना और ना करना आपके खुद के ऊपर भी बहुत मैटर करता है कितना, क्योंकि काफी कंपनी नहीं पब्लिश करती। हाँ, कई बार ये होता है कि कंपनीज आपको नहीं देती है पब्लिश करने, है ना, या फिर आप पब्लिश कर रहे हो तो कंपनी एक दिन आ जाएगी कि अरे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पब्लिकेशन में क्यों लगा रहे हो, ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में लगाओ। लेकिन काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको रेकमेंड करती हैं पब्लिश करने के लिए। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, आपका जो आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो कई बार एक पॉइंट ये भी रहता है कि आपने कितना पब्लिश किया है इस साल या अगले साल, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एस्ट्राजेनिका जो है वो पब्लिश करने के लिए बोलती है कि आप रेकमेंड करती है कि आप जितना पब्लिश कर सकते हो करो, डिपेंडिंग ऑन हम कंपनी सीक्रेट्स नहीं रिवील कर रहे हैं, हाँ। बट उसके अलावा हम अगर रिसर्च को पुश कर रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्प करती है ग्रोथ में भी। सो डिपेंड करता है किस कंपनी में जा रहे हैं। आई हैव सीन फ्यू कंपनी जहाँ पे स्पेशली कंपनी का जो आइडिया है और ये सब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो बाहर ना जाए, उसकी वजह से वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हाउ डू यू सी द फाइनेंशियल ग्रोथ एज कंपेयर टू एकेडमिक, पोस्टडॉक, असिस्टेंट प्रोफेसर टू हियर एज ए हाँ, तो वो डेफिनेटली हमेशा ज़्यादा होता रहता है। अगर फाइनेंशियल इसमें देखा जाए तो अगर एक PhD स्टूडेंट है तो पोस्टडॉक की तरफ देख रहा है तो ऑलमोस्ट सैलरी डबल हो रही है। फिर वहाँ से अगर इंडस्ट्री में डायरेक्टली ट्रांजिशन हो रहे हैं तो वहाँ से पोस्टडॉक से फिर सैलरी डबल हो जा रही है। तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा भी दिखता है कि अच्छा हम अगर कर रहे हैं और अगर उसका बेनिफिट हमें और फैमिली को मिल रहा है तो बहुत सारे हम लोग कंफ्यूजन रहता है या क्वेश्चन आता है, कुछ वैलिड है अनवैलिड है, बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लोग बोलते हैं एकेडमिक में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडस्ट्री में कम फ्लेक्सिबिलिटी है, या कई बार ऐसा भी रहता है कि एकेडमिक में जाने के बाद यू विल नॉट हैव ए वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि अब जैसे मैं एकेडमिक्स में भी रहा हूँ तो वहाँ भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, और वो मैंने देखा है कि वो काफ़ी हद तक आपके एडवाइज़र पे, आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है। और एकेडमिक से जब इंडस्ट्री की तरफ अगर देखें तो कई बार ये होता है कि कंपनीज की ना अपनी पॉलिसी भी होती है कि दे हैव टू प्रोवाइड यू वर्क लाइफ बैलेंस। तो कई बार दे एनफोर्स दिस रूल्स, तो आपके सुपरवाइजर और ये सब उसको कंप्लाई करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडस्ट्री में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है कि कुछ कंपनीज हों, हो सकता है कुछ सुपरवाइजर्स कंपनी के अंदर ऐसे हों जो थोड़ा ज़्यादा पुश करते हों और नहीं। मेरा एक्सपीरियंस इस तरह है कि डेफिनेटली एकेडमिक में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हो, आपकी लैब हो जाती है तो थोड़ा सा आप अपने बास हो गए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा काम आपको टाइमली करना है कि हाँ इस एरिया में आ रहे हैं तो टीम मीटिंग है, टीम एनवायरनमेंट है, करना है। बट स्टिल ये ऐसा नहीं है कि आप 11 घंटा 10 घंटा रिसर्च ही करो, नहीं, आप 8 घंटा 9 घंटा सबकी तरह काम करो। आप अर्ली जाके अर्ली आ सकते हो, लेट जाके लेट आ सकते हो। और आप अगर जैसा काम है लैब बेस थोड़ा कम है, कंप्यूटेशनल ज़्यादा है, तो यू हैव मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। आप घर से कर सकते हो, आप वीकेंड पे कर सकते हो, मतलब कभी भी आपको जब मन हो आप तब कर सकते हो। और लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत हद तक मैनेजर और कंपनी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, बट मैंने ये नोटिस किया है कि ये थोड़ा सा आप किस जगह रह रहे हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है। हाँ। क्योंकि जैसे यूएस जो है काफ़ी एनफोर्स करती है ये लेबर लॉज और वो स्ट्रिक्टली, तो कंपनीज कंप्लाई करती हैं। अगर कोई ट्रांजिशन करना चाहता है इंडस्ट्री में और हेजिटेट कर रहा है, पोस्ट डॉक में पीएचडी में है, उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको जाना है। अगर आप हैप्पी नहीं है तो ट्राई करो। हैप्पी नहीं है तो बिल्कुल ट्राई करिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं, एकेडमिक्स रिसर्च ही आपके लिए है, आप एंजॉय करते हैं ग्रांट लिखना, नए साइंस के इसको पुश करना, ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ग्रांट्स और इस सब में काफ़ी अच्छा लगता है तो एकेडमिक्स में आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। या डेफिनेटली जिसका ये सब स्किल्स है, एकेडमिक बेस्ट है और वहाँ पे आप अपने पास होते हो, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन में भी आप कर सकते हैं आएगा। बट मेरा मास्टर के बाद भी 1.5 साल काम किया था और यहाँ भी ऑलमोस्ट साल भर से ज़्यादा हो गया। आई एम हैप्पी इन इंडस्ट्री एज वेल। या एकेडमिक में जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो फिर मैं कितना दिन रुकूं और क्यों रुकूं? तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरा पीएचडी के बाद 8 साल जो मैंने पोस्ट डॉक में लगाया, अगर 8 साल उसी वे में मैं इंडस्ट्री में लगाता तो मैं कहीं और होता। नहीं, और एक सेटिस्फैक्शन और मिलता है ना कि अब जैसे आप ना वो जो डिलीवरी पॉइंट है ना, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका डिलीवरी पॉइंट से और थोड़ा क्लोज आ जाते हो। ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, पेशेंट जो है एंड रेसिपिएंट है सर्विस का, इस मेडिकल साइंस का, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर सब कुछ हो गया ना, क्योंकि डॉक्टर हैज ट्रीटेड हिम, है ना, तो डॉक्टर विल बी द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द पेशेंट। और आप समझ लो जो एकेडमिक रिसर्च है वो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द फारदेस्ट। क्योंकि जो चीज एकेडमिक्स में हो रही है उसका बहुत ही लो परसेंट जो है हो सकता है आगे जाए इंडस्ट्री में कोई कंपनी ले, उस पे आगे रिसर्च हो सकता है उसकी कोई कुछ। और एक चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी आई ओपनिंग चीज़ें आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू डिलीवर, कम्युनिकेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलती है बहुत कम टाइम में। एंड ये चीज़ मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि कई बार हम लोग एकेडमिक में बहुत अच्छे पब्लिकेशन लेके ये मेरा पेपर है बैठे रहते हैं और उसका कुछ नहीं होता। बट वैसा ही सिमिलर आइडिया उन्हीं लोगों का रिसर्च पेपर उठा के कंपनी वाले थोड़ा सा उसमें और रिफाइन करके दे मेक ए न्यू कंपनी, दे मेक ए न्यू मॉलिक्यूल और वो क्लिनिकल ट्रायल में डाल देते हैं उन्हीं का एकेडमिक रिसर्च उठा के। क्योंकि एकेडमिक रिसर्च अकेला बस हर चीज खुद से नहीं कर सकता। तो हम भी एकेडमिक पेपर्स देखते हैं, वहां से आइडियाज लेते हैं और तब फिर आगे ये करते हैं। और नोबल लॉरिएट से मैं मिला था, रिचर्ड अर्नस्ट करके जो एनएमआर के नोबल लॉरिएट हैं, जब आए थे इंडिया में हमारे लैब में, तो उन्होंने लेक्चर में लखनऊ में बोला था आप एकेडमिक में सेटअप हो या इंडस्ट्री में सेटअप हो, कहीं जाओ, बट 3 साल इंडस्ट्री में काम जरूर करो। वो एकदम क्लियरली बोलते थे, आपको पता चलेगा कि कैसे किस प्रोडक्ट को रियल लाइफ में ले जाना है, कैसे काम होता है। जैसे हम लोग यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये सिंपल रिसर्च करके पब्लिकेशन छापते थे, बट उसका कैसे यहाँ पे यूज करके ड्रग बन रही है, क्लिनिकल ट्रायल में जा रही है, कैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाउ देयर पीपल आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये काफ़ी एक बड़ा फर्क है कि ये जो अगर मैं मनी के ऊपर भी फोकस करूँ या सर्विस के ऊपर भी, तो वो कहाँ से कैसे साइकिल होके आ रहा है वो ज़्यादा क्लियर और ओपन मिलता है इंडस्ट्री में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर करियर ट्रांजिशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एंड मैं थोड़ा सा इस चैनल के लिए सीरियस हो गया हूँ, मैं और भी लोगों को ऐसे इनवाइट करता रहूँगा इस पे डिस्कस करने के लिए। आई होप इस तरह की वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और थैंक यू आप टाइम देने के लिए। दोनों लोग हम लोग अभी ऑफिस से आके वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक बटन